आज से करीब 7 साल पहले बनी इस फिल्म की एंडिंग को लेकर लोग आज भी चक्कर में हैं। लेकिन सिर्फ एंडिंग ही इसकी मिस्टीरियस नहीं है, बल्कि अंधाधुन में कई सारी हिडन डिटेल्स भी है जो कि आसानी से नोटिस नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टर ने स्पून फीडिंग की जगह सब कुछ ऑडियंस पे छोड़ा है। जैसे कि सिमी का कैरेक्टर मूवी में जैसा दिखता है वो एक्चुअली में वैसा होता नहीं, और जैसा वो होता है तो हम सोच भी नहीं सकते। यही नहीं बल्कि पियानो इस कहानी में एक इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है। और हाँ, पियानो के अलावा आकाश के पास और एक खास हुनर होता है जो हमेशा उसकी जान को बचाता आता है, लेकिन इसे भी सबने मिस कर दिया। और सिमी का कैरेक्टर कैसा है इसका हिंट प्रमोद सिन्हा के मर्डर से पहले ही डायरेक्टर ने दिया था, बस कोई समझ नहीं पाया मेरे सिवा। और हाँ, मुझे समझने से याद आया कि ये जो रैबिट है इसकी स्टोरी के पीछे भी बहुत बड़ी सिंबॉलिक हिडन डिटेल छुपी हुई है जो तुम्हें कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सबने इसे मिस कर दिया। और ऐसे ही इस वीडियो में बहुत सारी हिडन डिटेल्स है जो कि तुमने अंधाधुन को लेकर मिस कर दी होंगी, और उन्हें देखने के बाद तुम्हारा सर चकराने वाला है। लेकिन हिडन डिटेल्स के साथ मैं तुम्हें इसकी एंडिंग को भी प्रूफ के साथ ब्रेक डाउन करके दूंगा, तो इसके बाद तुम्हें अंधाधुन को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। पर हाँ, वीडियो लंबी होने वाली है तो जरा आराम से बैठ जाओ। डिटेल नंबर 1, स्टार्टिंग में ही जब मर्डर होने वाले बुड्ढे हीरो प्रमोद सिन्हा की बीवी सिमी को हमें दिखाया जाता है तो विजुअल डिटेलिंग के द्वारा साफ पता चल जाता है कि सिमी ने एक बुड्ढे आदमी से शादी इसीलिए की क्योंकि उसे जल्दी से अमीर बनना था। यही बात मनोहर की बीवी और हवलदार की अकल वाला ये सब इंस्पेक्टर भी पॉइंट आउट करती है, और ये चीज हमें विजुअली भी दिखाई जाती है, जहाँ प्रमोद सिन्हा के गानों के नीचे जो कमेंट आए थे, और गाने छोड़ो उसके फिल्मों में भी सिमी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी कि उसे प्रमोद सिन्हा पसंद नहीं था। लेकिन हाँ, प्रमोद सिन्हा से शादी सिर्फ उसने पैसों के लिए नहीं की थी, बल्कि सिमी एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी जिसको काम मिलना बंद हो चुका था, और इसलिए उसे लगा था कि प्रमोद के सहारे वो वैसे अपना करियर चमकाएगी। और ये बात उसके किचन में दिए ऑडिशन से पता चलती है, जहाँ वो लो बजट में प्रमोद को एक सीरियल प्रोड्यूस करने को बोलती है। ऑडिशन दे रही थी। नंबर 2, आकाश जब पहली बार प्रमोद सिन्हा के घर आता है तब वो लिफ्ट से बाहर आते ही इधर उधर देखता है और सीधे सिन्हा के दरवाजे के पास आके बेल बजाता है, जैसे कि आम आदमी करती है। लेकिन फिर अचानक से वापस अंधे की एक्टिंग करने लगता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि उसे अचानक से याद आता है कि वो ब्लाइंड बन के यहाँ पे आया है, और अगर ऊपर कैमरा लगा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। डिटेल नंबर 3, आकाश के घर में एक फोटो फ्रेम होती है, और सरप्राइजिंगली उसमें उसके माता पिता की जगह हेमा मालिनी और किशोर कुमार होते हैं। दरअसल ये सिनेमा की हिस्ट्री का एक मेमोरेबल मोमेंट रह चुका है, और एज अ आर्टिस्ट आकाश के लिए बहुत मायने रखता है। और वहीं पे डायरेक्टर ने इस एक इमेज से बता दिया कि आकाश ओल्ड स्कूल म्यूजिक वर्ल्ड से आता है। यही नहीं बल्कि इस फोटो से हमें ये भी पता चलता है कि वो एक अनाथ है। प्योर विजुअल स्टोरी टेलिंग जो कि बाय द वे इस पूरी फिल्म में भी भर भर के डाली गई है। जैसे जैसे मैं डिटेल्स डिकोड करूंगा तो मैं ये पता चल ही जाएगा। वैसे जब आकाश और प्रमोद सिन्हा पहली बार मिलते हैं तो अपना हीरो बोलता है कि उसने प्रमोद सिन्हा की अन्नदाता दूरदर्शन पे देखी है, और ये फिल्म सच में एग्जिस्ट करती है। और तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी कि उस फिल्म की कहानी भी लालच की कहानी थी, जहाँ पे अम्बे प्रसाद को अन्नदाता कहा जाता है और उसके घर वाले उसकी दौलत के ऊपर नजर गाड़े बैठे होते हैं। और ये सिचुएशन प्रमोद से काफी मैच होती है, तो यहाँ पे इस फिल्म को इंक्लूड करना काफी अच्छा ईस्टर एग था। वैसे अगर तुम्हें मूवी की विजुअल स्टोरी टेलिंग का बेस्ट एग्जांपल देखना है तो ये सीन इसके लिए काफी अच्छा रहेगा, जहाँ हमें आकाश के घर में एंटर करते वक्त मर्डर की भयानकता नहीं दिखाई जाती, फिर अचानक से बॉडी को दिखाया जाता है। लेकिन इस सडन शॉक की वजह से आकाश पियानो पे जो गाना बजा रहा था उस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। दरअसल ये जो है ये अनिल धवन का क्लासिकल सॉन्ग माना जाता है, जो कि उनके 1974 में आई फिल्म हवस का था, जिसके बोल कुछ इस तरह से है, तेरे गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। मैं गा भी सकता हूँ लेकिन तुम फिर वीडियो छोड़ के भाग जाओगे। खैर, तो ये सॉन्ग भी हीरो अपनी बेवफा महबूबा के लिए गा रहा होता है, और प्रमोद सिन्हा की सिचुएशन उस गाने से सेम टू सेम है। बस अब मरने के कारण प्रमोद सिन्हा तो वो गाना नहीं गा सकता, तो आकाश उसकी तरफ से उसे बजा देता है। अगेन अमेजिंग ईस्टर एग। वैसे ईस्टर एग की बात चल ही रही है तो बता दूं कि प्रमोद सिन्हा के घर में जो फिल्मों के पोस्टर लगे हुए हैं वो एक्चुअली में प्रमोद सिन्हा का जो किरदार प्ले कर रहे हैं अनिल धवन, उन्हीं की फिल्में हैं। एक जमाना था जब वो लीड एक्टर हुआ करते थे, तो शायद इसी वजह से वो इस रोल के लिए एकदम परफेक्ट कास्टिंग थी। इस सीन में सिमी ये बोलती है,
डायबिटिक केक है ना? हाँ या डोंट वरी। जिससे ऑडियंस को ये लगता है कि सिमी को डायबिटीज है, लेकिन हकीकत ये है कि डायबिटीज प्रमोद सिन्हा को होता है। इसका हिंट हमें डायरेक्टर ने स्टार्ट में ही दिया है, जहां प्रमोद सिन्हा की बेटी फोन पे बोलती है कि क्या पापा रोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सिमी बोलती है हाँ, रोज 1 घंटा वो एक्सरसाइज करती है और एक्सरसाइज डायबिटीज को कम करने में हेल्प करती है। लेकिन भाई इससे ये कहाँ साबित होता है कि सिमी यहाँ पे प्रमोद के लिए ही पूछ रही थी। गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। ठीक है, चलो मैं ये भी प्रूव कर देता हूँ। तो सिमी के आते ही होटल का मालिक ये बोलता है, यानी कि वो पूछ रहा है कि प्रमोद सिन्हा क्यों नहीं आए। ये तो तुम्हें पता ही होगा कि आज प्रमोद सिन्हा और सिमी के एनिवर्सरी की पार्टी होती है, और इसीलिए सिमी केक डायबिटिक है या फिर नहीं, ये पूछ के लोगों को ये जताना चाहती थी कि वो वाकई में यहाँ पे प्रमोद का इंतजार कर रही थी, और उसे नहीं पता था कि प्रमोद सिन्हा नहीं आने वाला है। इसीलिए वो वहाँ बहुत देर तक रुकती है ताकि विजय सलगांवकर की तरह विजुअल सबूत बना सके। और ये डायबिटीज वाली चीज अकेली नहीं है। दरअसल डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने मूवी में इंटेंशनली ऐसे गैप रखे हैं जिन्हें ऑडियंस खुद अपनी इमेजिनेशन से फील करे, और ये स्टोरी को और लेयर भी देती है। जैसे कि इस डायबिटीज वाली चीज पे 99% ऑडियंस ध्यान नहीं देती, तुमने भी नहीं दिया होगा, लेकिन फिर भी डायरेक्टर ने इसे शुरुआत में सेटअप किया एक वीडियो कॉल के जरिए, और फिर यहाँ पे उसका पे ऑफ भी दिया। वरना सोचो अगर ये सीन मूवी में नहीं होते तो भी मूवी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से ऑडियंस की इमेजिनेशन का टेस्ट वो प्रमोद सिन्हा के मर्डर के वक्त भी लेते हैं, जहाँ पे प्रमोद सिन्हा को दोनों में से किसने मारा और कैसे मारा सब ऑडियंस पे छोड़ा जाता है। हाँ, सिमी आगे बताती है, पर सिचुएशन के हिसाब से वो अपने बचाव में झूठ बोल रही थी, इसके पूरे चांसेस थे। तो प्रमोद सिन्हा के साथ हुआ क्या? अब सिमी बोलती है कि एक्सीडेंटली उससे प्रमोद सिन्हा को गोली लग गई, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मरने से जस्ट पहले जब प्रमोद को हम देखते हैं तो प्रमोद उन दोनों की तरफ गन ताने खड़ा था। तो अगर उसे शूट करना होता तो वो कर देता, लेकिन उसने बस गन पकड़ी थी। तो मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग सिमी उससे बातें करते हुए उसके पास गई होगी और उसके हाथ की गन से उसे गोली मार दी, क्योंकि अगर एक्सीडेंटली ट्रिगर दबा होता तो टेक्निकली गोली सिमी की तरफ चलनी चाहिए थी, लेकिन गोली प्रमोद को गले के ठीक नीचे लगी थी। अब देखो, कोई नौसिखिया भी अगर गन को पकड़ेगा तो नॉर्मली ट्रिगर या तो आगे की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ, कोई भी गन का मुंह ऊपर नहीं रखेगा, खास करके प्रमोद सिन्हा वाली सिचुएशन में। चलो मान लेती है कि उसने जिंदगी में कभी भी गन नहीं पकड़ी थी और अनजाने में गन का मुंह ऊपर कर भी दिया, तब भी गोली उसके यहाँ पे गले के ठीक नीचे नहीं लग सकती। इसके लिए बंदूक उसके सीने के ठीक पास होनी चाहिए, तभी गोली यहाँ पे लगेगी। और इसीलिए यहाँ पे गोली मारना तभी पॉसिबल है जब कोई जबरदस्ती गन को तुम्हारी तरफ मोड़े, मतलब कि सिमी ने उसकी तरफ गन को ढकेला होगा। और यही पे डायरेक्टर के विजुअल स्टोरी टेलिंग की मास्टरी पता चलती है। उन्होंने हमें प्रमोद को यहीं पे गोली लगते हुए इसीलिए दिखाया क्योंकि वो बताना चाहते थे कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो मेरे हिसाब से पहले सिमी चिकनी चुपड़ी बातें करके प्रमोद के पास गई, फिर उसने गन पकड़ी, दोनों ने गन पे फोर्स डाली और सिमी ने गन को उल्टा घुमा के प्रमोद के गर्दन के नीचे गोली मार दी। और ऐसा करने के लिए गन को प्रमोद के बहुत पास होना जरूरी था, जो कि तभी हो सकता है जब सिमी आगे से उसकी गन को पीछे ढकेले। और ये उसी जगह इसीलिए लगी क्योंकि प्रमोद सिन्हा भी गन को रोकने की कोशिश कर रहा था। एंड दैट वाज अमेजिंग विजुअल स्टोरी टेलिंग। नंबर 9, जिस बैग में पुलिस इंस्पेक्टर ने प्रमोद सिन्हा को भर के बाहर लाया था, सिमी पुलिस को ये बयान देती है कि उसी में 1 करोड़ रुपए लेके प्रमोद सिन्हा एक जमीन की डील के लिए निकले थे। लेकिन आकाश और डॉक्टर को वो ये बोलती है, कितनी बार बोलूं, मनोहर के पास कोई करोड़ वरोड़ नहीं है, बात सुनो मेरी। और एक्चुअली में वो सच बोल रही है। प्रमोद के पास करोड़ों रुपए नहीं होते। उसने पैसे के लिए प्रमोद से शादी तो की थी, लेकिन प्रमोद के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि सिमी का कोई लो बजट शो वो प्रोड्यूस कर सके। अब पियानो इस कहानी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तुमने मैकगपिंग का नाम तो सुना ही होगा, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका यूज डायरेक्टर कहानी को आगे बढ़ाने के लिए करता है, जैसे कि वन पीस में गोल्ड रॉजर का खजाना या फिर पल्प फिक्शन में ब्रीफकेस। उसी तरह से यहाँ पे ये पियानो भी मैकगपिन है। आकाश अंधे होने का नाटक करता है, रीजन पियानो। सूफी उसको जॉब ऑफर करती है, रीजन फिर से पियानो। वहाँ पे प्रमोद सिन्हा उससे मिलके उसे प्राइवेट कॉन्सर्ट के लिए हायर करती है, और अगेन इसका रीजन पियानो।
इमेजिन करो अगर सूपी के होटल में प्रमोद सिन्हा के घर में पियानो नहीं होते तो कहानी आगे ही नहीं बढ़ती। खैर चलो तुम्हें एक और विजुअल स्टोरी टेलिंग वाली हिडन डिटेल बताता हूँ। तो सूपी के होटल में पियानो क्यों है ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन प्रमोद सिन्हा के घर में पियानो क्यों था? ना तो सिमी को उंगली करना आता है और ना ही प्रमोद सिन्हा को, तो उंगली करने की चुल की पियानो सीखने का शौक किसे था? दरअसल वो प्रमोद की बेटी दानी को था। और अगर तुम्हें लगता है कि उसका बाप मर गया था तो उसकी यादों में फेवरेट गाने सीखने के लिए दानी आकाश से ट्रेनिंग लेना चाहती थी, तो तुम बिल्कुल गलत हो। क्यों? इसके लिए तुम इस सीन को ध्यान से देखो। पापा ने बताया था आपके बारे में, फोटो भी भेजी थी। अब जरा सोचो, एक बाप अपनी बेटी को एक अंधे लड़की की फोटो क्यों भेजेगा? शादी तो करवाएगा नहीं, उम्र भी नहीं है उसकी। तो ये इसीलिए क्योंकि प्रमोद के मरने से कई साल पहले से दानी पियानो सीखने का शौक रखती थी और उसी की वजह से ये पियानो प्रमोद के घर में था। और अमेजिंग बात तो ये है कि दानी के ऐसे कई सारे शौक थे। शुरुआत में ही बताया जाता है कि वो स्कूबा डाइविंग भी सीख रही है। सो इसे कहते हैं डिटेलिंग। अमेजिंग। अच्छा, जब प्रमोद सिन्हा अपनी बीवी को सरप्राइज देने घर पे आता है और उसकी बीवी उसे बड़ा वाला सरप्राइज देती है तो पीछे पियानो पे एक गाना बज रहा होता है और इसके बोल कुछ इस तरह से थे, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। और ये गाना अगेन किशोर कुमार का फेमस बेवफाई वाला गम से भरा गाना है और प्रमोद सिन्हा की सिचुएशन से 100% मैच होता है। डिटेल नंबर 13, जब सिमी आकाश को पेड़ा खिला के अंधा करती है तब वो उसे मार नहीं आई थी और वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। अगर वो पहले से अंधा था तो कॉपी का जहर पी के मर जाता और अगर वो पहले से ही अंधा नहीं था तो पेड़ा खाने के बाद अंधा हो जाता और उसके बाद सिमी उसे आसानी से मार पाती। और ये बड़ी लॉजिकल बात है कि सिमी एक जवान इंसान को जिसकी की आंखें है अकेली नहीं मार सकती, लेकिन अगर वो अंधा हो तो मार सकती है। हाँ, अब ये सवाल आना लाजमी है कि अगर वो उसे मारना ही चाहती थी तो जब वो बेहोश था तब मार लेती। और वो वही सोच भी रही थी। उसने मनोहर को कॉल भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली मनोहर अपनी बीवी की मासी को आईसीयू में संभाल रहा था। लेकिन सिमी के लिए अकेले कत्ल करना भी कोई नई बात नहीं थी, पर इससे पहले कि वो कुछ सोचती सूपी वहां आ चुकी थी, इसीलिए उसे ये सारा खेल करना पड़ा। और इसीलिए अगर तुम देखोगे तो सूपी के बार बार बेल बजाने के बाद भी सिमी देर से दरवाजा खोलती है, क्योंकि उस समय पे सिमी सूपी के लिए सेटअप तैयार कर रही थी। अगेन वो सेटअप भी हमें नहीं दिखाया गया, लेकिन सूपी के जाने के बाद वो आकाश को मार भी नहीं सकती थी क्योंकि सूपी ने उसे देख लिया है और साथ में बंडू ने भी। तो अगर आकाश मरता तो सीधा शक किस पे जाता? ऑफ कोर्स सिमी पे। लेकिन जाने से मुझे याद आया कि आकाश के अंधा होने के बाद और सूपी के उन दोनों का ये चक्कर देखने के बाद जब वो नाराज होकर चली जाती है तो उसके पीछे सिमी भी जा सकती थी, लेकिन वो रात होने तक और आकाश के वापस होश में आके उसके साथ झगड़ा करने तक रुकी रही। और सिमी ने ऐसा इसीलिए किया ताकि वो अच्छे से जांच सके कि आकाश प्रॉपरली अंधा हुआ है या फिर नहीं। और जांचना इसलिए जरूरी था क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल किलर नहीं है। उसने इंसानों को अंधा बनाने की रेसिपी इंटरनेट से सीखी थी, तो फिर वो अच्छे से काम करती है या फिर नहीं ये चेक करना जरूरी था। वैसे आकाश की आंखों को लेकर मैंने इंटरनेट पे बहुत कंफ्यूजन देखा, क्योंकि जब आकाश अपनी आंखों को धोने के लिए पानी में डालता है तो उसकी एक आंख ठीक ठाक लगती है, जिससे ये थ्योरी बनाई जा रही थी कि उसकी एक आंख ठीक थी और सिमी ने उस पे दया दिखाई। लेकिन अगले ही कुछ सीन में उसकी दोनों आंखें क्लियरली सफेद दिखती है, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि फिर पानी में एक आंख अच्छी क्यों थी। कोई बात नहीं, सिने पुल पे हर सवाल का जवाब मिलेगा, बस तुम्हारा अकेलापन कब दूर होगा ये मत पूछना। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। खैर, तो ऐसा हो रहा था उस दवाई के असर की वजह से, जो कि धीरे धीरे हो रहा था। इसीलिए पेड़ा खाने के बहुत टाइम बाद तक आकाश को कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि तब तक दवाई का असर स्टार्ट नहीं हुआ था। और जब वो स्टार्ट होता है तब भी धीरे धीरे फैलता है। इसलिए पानी में एक आंख ठीक दिख रही थी, क्योंकि वो सफेद हो रही थी, हुई नहीं थी। हालांकि सफेदी का आकाश के अंधेपन से कोई लेना देना नहीं था। वो जब बेहोशी से पहली बार बाहर आके बेड पे अपनी आंखें खोलता है वो तभी पूरी तरह से अंधा हो चुका था। नंबर 16,
अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर बोलता है कि तुम सड़क पे बेहोश पड़े थे और मुरली तुम्हें उठा के लाया है। लेकिन मुरली ने उसे कब उठाया, क्योंकि आकाश के बेहोश होते ही इंस्पेक्टर मनोहर उसी रोड पे आता है। और अगेन डायरेक्टर ने इस सवाल का भी जवाब नहीं दिया, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो मनोहर के पास से ही एक ऑटो गुजरता है और ये मुरली का ही ऑटो था। तो मनोहर के वहां आने के कुछ मिनट पहले ही मुरली ने आकाश को ऑटो में डाला और वहां से निकल गया। वैसे अस्पताल आने के बाद मौसी आकाश को घर वालों का पता क्यों पूछती है जब उन्हें उसे मार के किडनी निकालनी है, तो ये नाटक क्यों कर रहे हैं? तो ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कंफर्म हो सके कि किडनी निकालने के बाद इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिटेल नंबर 18, एंडिंग में डॉक्टर आकाश को बोलता है कि सिमी को डराने के लिए ब्लड सैंपल लिया था और नर्स ने रूटीन चेकअप में ब्लड टेस्ट किया था, लेकिन वो 100% झूठ बोल रहा था। वो पहले से ही ब्लैक मार्केट में ऑर्गन सप्लाई करता था और उसी ब्लैक मार्केट में शेख ने अपनी बेटी के लिए लीवर की मांग की होगी। और मेरी ऐसी थ्योरी है कि डॉक्टर ने आकाश का जो ब्लड सैंपल लिया था उसने उसे पहले से ही शेख की बेटी का ब्लड मैच करके देखा, लेकिन वो मैच नहीं हुआ। और जब उसे वो आकाश में नहीं मिला तो उसने सिमी का भी ब्लड टेस्ट किया, जस्ट अगर लॉटरी लग जाए तो लग जाए, और वो लग गई। वैसे प्रमोद को बैग में भर के ले जाते वक्त मनोहर को रोक के सिमी उसकी घड़ी और अंगूठी निकालती है और फिर बाद में वही घड़ी एक इंसान को चिपका के उसका काटा जाता है। तो क्या सिमी ने ये प्लान इमीडिएटली बनाया था? नहीं, दरअसल प्रमोद के मरने की थोड़ी देर बाद आकाश आया था, यानी कि आकाश के आने से पहले वो दोनों यही प्लान बना रहे थे कि बॉडी को पूल में फेंकेंगे, 1 करोड़ की चोरी वाली स्टोरी फैला के इल्जाम घड़ी चोर पे लगा देंगे वगैरह वगैरह। खैर तो चलो फाइनली एंडिंग पे बात करते हैं, जो कि कई सालों से मिस्ट्री बनी हुई है और कोई भी एंडिंग में क्या हुआ था इसका सही से जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन मैंने बोला ना, सिनेपुल पे हर सवाल का जवाब मिलता है, तो मैं दूंगा। अब देखो, इतना तो सभी जानते हैं कि लास्ट में आकाश अंधा नहीं था, तो सवाल ये होना चाहिए कि वो अंधा होने का नाटक कर क्यों रहा था और क्यों उसने सूपी को झूठी कहानी सुनाई। अब इन सवालों के जवाब देने से पहले मैं तुम्हें ये प्रूव कर देता हूँ कि आकाश की ये सेकंड वाली कहानी झूठी क्यों है। तो जैसा कि मैंने शुरुआत से कहा, डायरेक्टर ने मूवी को विजुअल स्टोरी टेलिंग का यूज करके बनाया है, यानी उन्होंने सवालों के जवाब तो दिए हैं लेकिन स्पून फीडिंग नहीं की है, ऑडियंस को जवाब खुद ढूंढने पड़ते हैं। उसी तरह से डायरेक्टर ने आकाश की स्टोरी झूठी है इसके भी बहुत सारे हिंट मूवी में शुरुआत से ही छोड़े हैं। पहला सबूत है आकाश की छुपी हुई कला, क्योंकि मूवी में ये तो सभी जानते हैं कि आकाश अच्छा पियानो बजाता है, लेकिन ये किसी ने नोटिस नहीं किया कि वो अच्छा स्टोरी टेलर भी है। जब भी फिल्म में उस पे कोई मुसीबत आती है या फिर उसकी जान दाव पे होती है, वो झूठी कहानी का सहारा लेता है। सबसे पहले अपने अंधे होने की स्टोरी। वो लोगों को सीधे बोल सकता था कि वो बचपन से अंधा था, लेकिन डायरेक्टर ने जानबूझ के उसे एक स्टोरी थी कि 14 साल की उम्र में सर पे क्रिकेट का बॉल लग गया था, 14 साल की उम्र में ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गया था। दूसरी कहानी 1 करोड़ वाली। आकाश के सामने ही मनोहर ने उसे बैग में 1 करोड़ की जगह प्रमोद को भरा था, लेकिन उसने अपनी जान बचाने के लिए मौसी को और डॉक्टर को 1 करोड़ का चॉकलेट दे दिया और ये बताया कि मनोहर ने प्रमोद का खून इसीलिए किया क्योंकि उसे 1 करोड़ की जरूरत थी। जबकि साला मनोहर प्रमोद के मरने के बाद इतना फटे हाल था कि प्रमोद के ऑफिस से ये चुराता है। मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है। मतलब अगर उसके अंदर स्टोरी टेलर नहीं होता तो मौसी और मुरली को कब के 2 लाख मिल चुके होते। तीसरी कहानी डिटेक्टिव इस्माइल की। हेलो, मैं डिटेक्टिव इस्माइल बोल रहा हूँ, क्या मैं रसिका जी से बात कर सकता हूँ? वो जानता था कि मनोहर के पास कोई 1 करोड़ नहीं है, तो उसकी जगह उसकी बीवी को ब्लैकमेल करने के लिए वो इस्माइल की स्टोरी बनाता है। और ये तो कुछ भी नहीं, इन तीनों कहानियों में तो उसके पास सोचने के लिए थोड़ा टाइम था, लेकिन पुलिस स्टेशन में मनोहर को देखते ही वो 2 मिनट में बिल्ली और बंडू का क्राइम पेट्रोल वाला एपिसोड बना के इनके सामने पेश करता है। और इन सारी सिचुएशन को अगर तुम नोटिस करोगे तो अंधे होने की कहानी को छोड़कर तीनों कहानियां उसने फटाफट बनाई थी। और ये कहानियां डायरेक्टर ने यूं ही नहीं डाली है, ये हिंट है कि वो अपने आप को बचाने के लिए क्विकली अच्छी खासी स्टोरियां लिख सकता है, आई मीन कि लोगों को सुना सकता है। तो जब उसने पहली बार सूपी को अचानक देखा तो टैक्सी ड्राइवर मूवी के विलन की तरह अपनी छड़ी को देखकर खरगोश वाली एक अच्छी खासी स्टोरी बना के उसे सुना दी। अब स्टोरी टेलिंग वाला तो हुआ सबसे बड़ा सबूत, लेकिन इसके छोटे छोटे हिंट भी है, जैसे कि उसकी पूरी स्टोरी इसीलिए इलॉजिकल बन जाती है
क्योंकि उसे एग्जैक्टली पता होता है कि खरगोश अंधा था। अब एक अंधे को क्या पता एक ऐसे खरगोश के बारे में जिसकी एक पूरी आंख गायब है और दूसरी है पर गायब जैसी है। और इसका तीसरा हिंट है पहली एंडिंग, जहाँ पे गाड़ी इस पेड़ से आगे चलती रहती है और बस चलती ही रहती है। इनफैक्ट ये जो किलोमीटर वाला पत्थर है उससे भी आगे निकल जाती है और यही पे खरगोश को गोली लगी थी। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो आकाश की कहानी में वो गाड़ी पेड़ से पहले ही रुक जाती है, जबकि पहली एंडिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि पेड़ का यहाँ होना भी डायरेक्टर का प्लान था, जो अगेन विजुअली ये कंफर्म कर सके कि असली एंडिंग में गाड़ी रुकी ही नहीं थी, यानी कि आकाश टोटली झूठ बोल रहा था। इसीलिए अब आते उन सवालों पे कि क्यों आकाश अंधे होने का नाटक कर रहा था और उसने सूपी को सच क्यों नहीं बताया। तो इसका जवाब है उसका गिल्ट या फिर पकड़े जाने का डर। आकाश ने जो कहानी सुनाई है उसमें वो हीरो है, एक सच्चा आदर्शवादी इंसान, और इसीलिए सूपी के उसके लाइफ में वापस आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जो उसने सच में किया वो इलीगल है, यानी कि लिटरली क्राइम है। हाँ, भले ही सिमी कितनी भी हरामी औरत थी, उसने अपने पति को मारा, एक बूढ़ी औरत को मारा और आकाश को अंधा किया, लेकिन फिर भी उसके ऑर्गन्स इलीगली एक शेख को बेचना, उसकी आंखें निकालना, किडनीज निकालना या फिर लीवर के पैसे लेके अपनी आंखें ठीक करना, सब कुछ क्राइम है। और सूपी को अपनी कहानी बता कि इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहता जेल जाने का। खैर, मूवी की एंडिंग को लेकर मैं और भी बातें करना चाहता हूँ, नहीं मिस्ट्री को लेकर नहीं बल्कि डायरेक्टर की टेक्निक्स को लेकर, क्योंकि ये मूवी सच में गोल्ड है। पर ये तभी पॉसिबल है जब ये वीडियो चल जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि इस फिल्म पे एक और वीडियो आए तो इस वीडियो को दबा के शेयर करो, हाइप वाइप भी कर दो और साथ में अपने डाउट कमेंट में शेयर कर देना। वैसे तो मैंने डाउट के लिए कोई छोड़ा ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ है जो कि सच में डिस्कस करने लायक है तो अगले वीडियो में उस पर बात जरूर करूंगा। तो चलो फिर अगले वीडियो में मिलता हूँ। बाय बाय।